हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जुलाई महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम ऐसे ही एक टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है इंडेक्स। मतलब जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज हुए हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, तो दोनों को डिस्कस करेंगे और आपको हर एग्जाम के लिए वो काम आएगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो आपने जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जुलाई महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एज पर द नाइट फ्रैंक, ये दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है नाइट फ्रैंक, उनकी तरफ से एक इंडेक्स रिलीज किया गया जिसका नाम है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021। और ऐसा इंडिया का कौन सा शहर है जो कि 14th नंबर पे आया है इस एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के अंदर, मतलब एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद क्या रखना है, इसमें कीवर्ड है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। और इसमें जो इंडिया का शहर जो बिल्कुल टॉप पे आया है वो है आपके पास बेंगलुरु, कर्नाटका। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकेंड। तो आपने याद रखना है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो कि रिलीज किया गया है, एक तो कंपनी का नाम नाइट फ्रैंक की तरफ से, जो कि एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी है। कहां पे स्थित है? ये लंदन के अंदर स्थित है। इनकी तरफ से 4 इंडियन शहर जो हैं वो टॉप 20 में शामिल किए गए। 4 इंडियन शहर टॉप 20 में शामिल किए गए हैं, जिसमें अगर टॉप 20 में इंडिया का पहला शहर देखोगे बेंगलुरु है, और उसका रैंक कौन सा है? 14th नंबर का रैंक है। तो बाकी सारी चीजें आपको इसी स्लाइड से क्लियर हो रही हैं, लेकिन ये गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर इनको शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हो बेंगलुरु ने टॉप किया है इस सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के अंदर। तो आप कह रहे होगे कि टॉप 20 में सर 4 शहर हैं, तो एक तो आपने बता दिया बेंगलुरु, तो बाकी 3 कौन से हैं? तो बाकी 3 हैं दोस्तों, इसमें दिल्ली आ जाएगा, इसमें आपके पास हैदराबाद आएगा, और इसमें आपके पास मुंबई आएगा। जो बेंगलुरु है उसका स्थान तो आपको पता लग गया 14th है,
जो दिल्ली का स्थान है वो 17th नंबर पे है, मुंबई का स्थान जो है वो 18th है, और हैदराबाद का स्थान जो है वो 18th है, और मुंबई का स्थान जो है वो कौन सा है, 20th है। तो हैदराबाद मुंबई से ऊपर है, 18th हैदराबाद है, मुंबई नहीं है। तो 4 शहर इंडिया के शामिल किए गए हैं। रैंक याद रह गया तो भी ठीक है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई, ये 4 शहर जो हैं वो टॉप 20 में शामिल हुए हैं। आप कह सकते हो कि टॉप 5 ग्रीन रेटेड सिटीज, ग्रीन रेटेड या सस्टेनेबल इंडेक्स के अंदर उन्हीं शहरों को शामिल किया गया है जो आगे जाके फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं। और इसमें टॉप 5 ऑल ओवर एशिया पैसिफिक रीजन में कौन है, सबसे टॉप पे है दोस्तों सिंगापुर। याद रखना है, सब पे टॉप पे कौन से है, सिंगापुर। और दूसरे स्थान पे आपके पास कौन सा है, सिडनी। तीसरे स्थान पे है वेलिंगटन न्यूजीलैंड के अंदर। चौथे स्थान पे है पर्थ ऑस्ट्रेलिया का, और 5वें स्थान पे है मेलबोर्न। मतलब टॉप 5 में अगर आप देखोगे 3 शहर केवल ऑस्ट्रेलिया से हैं, लेकिन टॉप किसने किया, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर सिंगापुर ने। तो ये पांचों की पांचों जो शहर हैं ये प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं। तो इसमें अब देखो टेक अवे पॉइंट्स हमारे पास क्या हो जाते हैं कि इंडिया का एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के अंदर सबसे अच्छा शहर कौन सा है, बेंगलुरु है। 4 शहर आए हैं टॉप 20 में, ये याद रखना है। दूसरी बात, इसमें टॉप शहर कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, तो सिंगापुर आपने इसमें आंसर लगा देना है। कौन सी कंपनी इस इंडेक्स को रिलीज कर दी है, नाइट फ्रैंक जो है वो इसको रिलीज करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। फिर से नाइट फ्रैंक की ही एक रिपोर्ट है जिसका नाम है रेजिंग कैपिटल इन दी अनसर्टन टाइम्स, एक्टिव कैपिटल एशिया पैसिफिक पर्सपेक्टिव, जून जुलाई 2022। तो इंडिया ने ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो इशू किए हैं पिछले साल के अंदर, या आप कह सकते हो जून जुलाई 2022 के अंदर। तो इंडिया कौन से नंबर पे आता है एशिया पैसिफिक में ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने के लिए, तो इंडिया दोस्तों आता है 6ठे स्थान पे। तो आंसर क्या होगा इसका, चौथा होगा। तो फिर से इसमें याद क्या रखना है कि नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है रेजिंग कैपिटल इन द अनसर्टेन टाइम्स, एक्टिव कैपिटल एशिया पैसिफिक पर्सपेक्टिव, जून जुलाई 2022। तो इसमें इंडिया का जो ग्रीन बॉन्ड है 2020 के मुकाबले 2021 में वो बहुत बढ़ गया है। तो ईयर ऑन ईयर अगर ग्रीन बॉन्ड इशुएंस की बात करें तो 2020 में इंडिया ने 1.1 बिलियन डॉलर के ग्रीन बॉन्ड इशू किए थे, जो कि 2021 में बढ़ के कितने हो गए हैं, 6.8 बिलियन डॉलर हो गए हैं। ये ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, ग्रीन बॉन्ड का मतलब है वो बॉन्ड्स इशू करने जिससे जो है वो जब लोग इस बॉन्ड को खरीदेंगे तो पैसा किसके पास चला जाएगा, जिसने इसको इशू किया था। जब इशू किया तो पैसा इनके पास आ गया, तो अब ये ग्रीन एक्टिविटीज में लगाएंगे, लाइक ऐसी बिल्डिंग्स बनाएंगे जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करेंगे, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे, या ऐसे इनिशिएटिव करेंगे जिसमें इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स जो 2021 में इशू किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया का स्थान जो है वो 6ठे नंबर पे है। याद रखना आपने, सिर्फ क्वेश्चन को चाहे आप स्लाइड से ही याद कर ले। तो ये है दोस्तों वो रिपोर्ट, रेजिंग कैपिटल इन द अनसर्टन टाइम्स। अब अगली रिपोर्ट है हमारे पास स्टार ब्लिंक कंपनी की तरफ से दी गई, जो है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स है। बेंगलुरु कर्नाटका जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया के अंदर बना है, और उसका ग्लोबल रैंक कौन सा है। अभी हम सस्टेनेबिलिटी के अंदर देखते चुके हैं कि बेंगलुरु टॉप करता है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर भी जो है वो बेंगलुरु क्या करता है, टॉप करता है। लेकिन ग्लोबल रैंक जो है वो बेंगलुरु का कौन सा है, 8th है। और सस्टेनेबिलिटी के अंदर कौन सा था दोस्तों, 14th था। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलुरु का स्थान कौन सा है, 8th है। तो 8th रैंक है, इसका मतलब वर्ल्ड के जो टॉप 10 शहर हैं ग्लोबल स्टार्टअप के लिए उसमें 8th स्थान जो है वो किसका है, बेंगलुरु का है। और आपने याद रखना है सबसे ऊपर इसमें कौन है, सैन फ्रांसिस्को बे। याद रखना है आपने, सैन फ्रांसिस्को बे टॉप पे है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, और दूसरे स्थान पे कौन सा है आपके पास, न्यूयॉर्क है। तो ये 2 स्थान जो है वो टॉप पे हैं। तो आप देख सकते हो बेंगलुरु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, और 8वें नंबर पे ग्लोबली ये है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। कौन सी कंपनी ने इसको पब्लिश किया है, स्टार्टअप ब्लिंक की तरफ से। और आपने याद रखना है कि इंडिया में तो बेंगलुरु टॉप पे है, लेकिन आप कह सकते हो बेंगलुरु जो है वो साउथ एशिया में भी टॉप पे है, पूरे साउथ एशिया में बेंगलुरु टॉप पे है, ये बात भी आपने याद रखनी है। और रैंक कौन कौन से अगर आप देखोगे, न्यू दिल्ली का रैंक जो है वो इसमें है, 13th नंबर पे नई दिल्ली को रखा गया है। मुंबई का रैंक इसमें आ जाता है 17th नंबर पे। पूना महाराष्ट्र वो आ जाता है इसमें 90th नंबर पे, और इसमें हैदराबाद आ जाता है 97th नंबर पे। तो आप कह सकते हो कि टॉप 100 में
इंडिया के जो हैं वो 5 शहर आ जाते हैं, बेंगलुरु को भी अगर साथ में मिला लें। लेकिन टॉप 10 में सिर्फ एक ही आएगा, कौन सा? बेंगलुरु। लेकिन पूरे अगर वर्ल्ड वाइज देखें, मतलब कंट्री वाइज अगर आप इसको देखोगे, अभी तो शहर वाइज देख रहे थे, तो कंट्री वाइज देखोगे टॉप पे कौन आएगा? यूएसए आएगा। दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे यूनाइटेड किंगडम होगा, तीसरे पे इजराइल होगा, लेकिन इंडिया का स्थान जो है वो 19th है दोस्तों। तो अब इसमें आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो आप यहां से लेके जा सकते हो कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स के अंतर्गत जो है वो टॉप कंट्री यूएसए है, इंडिया का स्थान 19th है। इंडिया का टॉप शहर जो है वो कौन सा है? बेंगलुरु है। और वैसे टॉप शहर कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को है। ये पॉइंट्स आपने यहां से लेके जाने हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 इन्विसेजिंग द फ्यूचर ऑफ सिटी सीक्स इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू 675 मिलियन इन विच ईयर। तो अर्बन पॉपुलेशन आपको पता है बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का चलन जो है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है वो अर्बन पॉपुलेशन आने वाले टाइम में इंक्रीज और होगी। तो वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जो कि यूनाइटेड नेशन हैबिटेट या आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, जिसको हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन हैबिटेट कहते हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट को पब्लिश किया है। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। तो इसके तहत इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 675 मिलियन हो जाएगी 2035 तक। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे 3 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 675 मिलियन हो जाएंगे अर्बन पॉपुलेशन 2035 तक। और यूनाइटेड नेशन का ही अगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की माने तो 2023 तक ओवरऑल पॉपुलेशन और वर्ल्ड इंडिया की सबसे ज्यादा होगी, इंडिया चाइना को क्रॉस कर लेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना जो है वो आप कह सकते हो कि नंबर 1 अर्बन पॉपुलेशन कंट्री है, उसमें 1 बिलियन लोग जो हैं वो 2035 तक हो जाएंगे। तो इंडिया जो है 675 मिलियन तक पहुंचेगा अर्बन पॉपुलेशन में। सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का कहना है। और ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन अगर आप देखोगे बढ़ती चली जाएगी और ये 2.2 बिलियन तक पहुंच जाएगी 2050 तक। तो ये बहुत बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी का चलन जो है वो जिस तरह से बढ़ रहा है तो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है। नेक्स्ट आते हैं क्वाकेरली सीमेंट्स, क्यूएस का मतलब है बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 रिलीज की गई है जुलाई 2022 में। तो मुंबई महाराष्ट्र का कौन सा रैंक है और कौन सी सिटी जो है वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट सिटी के तौर पे आंकी गई है? मतलब सिंपल यार 2 चीजें याद रखनी है कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कौन सा शहर सबसे अच्छा है क्वाकेरली सीमेंट्स की तरफ से, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करता है तो ये बहुत सारे डाटा जो है वो इकट्ठा करते हैं। तो इंडिया में टॉप पे मुंबई है, ये याद रखना है। और पूरे वर्ल्ड में अगर टॉप की बात करें तो वो लंदन है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि मुंबई का रैंक कौन सा है, मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकते क्योंकि लंदन है टॉप, तो ये तो आपको याद रखना है, लंदन आएगा टॉप पे। और मुंबई का रैंक जो है वो कौन सा है? 103rd है दोस्तों, 103rd। तो आंसर क्या होगा इसका? तीसरा होगा। तो क्वाकेरली सीमेंट्स की बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग आई है जिसमें मुंबई महाराष्ट्र का स्थान 103 नंबर है और लंदन जो है वो इसमें पहले रैंक पे है। और भी शहर आए हैं इंडिया के, इसमें बेंगलुरु है दोस्तों, इसमें चेन्नई है, इसमें न्यू दिल्ली है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे शहर आके गए हैं इंडिया में से। और सबसे अच्छा स्थान मुंबई का 103 नंबर का, फिर आता है हमारे पास बेंगलुरु का 114 नंबर 114, चेन्नई का 125 नंबर और नई दिल्ली का 129 नंबर। तो ये शहर जो हमारे पास है, रैंकिंग आपको ऐसा याद करने की जरूरत नहीं, मुंबई का जरूर याद रखना है क्योंकि टॉप का आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन पे है। तो यह है क्वाकेरली सीमेंट्स बेस्ट स्टूडेंट सिटीज, मतलब एजुकेशन वाइज रहने योग्य हर चीज को इसमें देखा जाता है। और इसमें टोटल 140 शहरों को आंका गया है। तो इंडिया का अगर आप देखोगे मुंबई थोड़ा सा पीछे है। दुबई जो है वो बेस्ट स्टूडेंट सिटी है अरब रीजन के अंदर। अरब रीजन के अंदर दुबई जो है वो सबसे अच्छा शहर है। वैसे इसका ग्लोबल रैंक 51 है, लेकिन अगर आप देखोगे लैटिन अमेरिका में सबसे अच्छा शहर तो ब्यूनो एयर्स है। लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपने इंडिया का याद रखना है, वर्ल्ड वाइड याद रखना है। और ये रिपोर्ट है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड एडिशन ऑफ स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021 रिलीज्ड इन जुलाई। देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग है ये 2021 की। तो इसके बारे में आपने 2-3 पॉइंट जो है वो खास तौर से याद रखना है कि ये तीसरा एडिशन है, सबसे पहली बात। और ये इंडेक्स जो बेसिकली रिलीज किया है ये यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी की तरफ से रिलीज किया गया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं।
तो ये पूरा का पूरा इवेंट किया गया एक डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड की तरफ से, जिसको DPIIT कहते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सी गलत है। तो हमने जो पहचानने हैं वो इनकरेक्ट वाले पहचानने हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनाउंस द रिजल्ट ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021। बिल्कुल सही है, अभी हम बात करके हटे हैं, पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन किया, इस रिपोर्ट को रिलीज किया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कर्नाटका इमर्ज एज द बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स इन द कैटेगरी ए, मिजोरम इन द कैटेगरी बी। तो कैटेगरी वाइज रैंकिंग की है, बड़ी स्टेट्स कैटेगरी ए में, उससे छोटी स्टेट्स कैटेगरी बी में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज गलत है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे नहीं आएगा। जो बेस्ट स्टेट है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश नहीं है, वो गुजरात है। तो गुजरात कर्नाटका जो है वो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स हैं कैटेगरी ए में, मेघालय जो है वो कैटेगरी बी में है। तो ये भी आपने बात याद रखनी है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। फिर आपके पास याद रखना है, गुजरात पहले पे है, कर्नाटका दूसरे पे है कैटेगरी ए में, और कैटेगरी बी में मेघालय पहले पे है, मिजोरम गलत है यहाँ पे। केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मर इन द कैटेगरी ए। टॉप परफॉर्मर मतलब उन्होंने ग्रोथ ज्यादा की है। तो ये भी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना है। तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास स्टार्टअप्स जो है वो इंडिया के अंदर हैं, जिसमें 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है, मतलब उनकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्लियर है। इनकरेक्ट पूछा है तो दो स्टेटमेंट सही है, ओनली बी जो है वो हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश कर्नाटका लिखा हुआ था, आंसर है गुजरात कर्नाटका जो वो टॉप स्टेट्स हैं। तो आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके साथ डिस्कस हो चुकी है। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 की बात कर रहे हैं। तो गुजरात कर्नाटका पहले नंबर पे कैटेगरी ए में, कैटेगरी बी में जो है वो सबसे ऊपर है मेघालय। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर से आ गया, देखो इनकरेक्ट का ही पूछ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट एडिशन, पहली बार स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022। तो फूड सिक्योरिटी को लेके पहली बार जो है वो स्टेट रैंकिंग जारी की गई है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ये रिपोर्ट जो है वो पीयूष गोयल जी ने रिलीज की है, मतलब यूनियन मिनिस्टर ऑफ यहाँ पे, क्योंकि हम कमर्स इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसलिए अब यूनियन मिनिस्टर वो बन जाएंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं, द रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। बिल्कुल पहला पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। केरला हैज बीन adjudged द टॉप रैंक स्टेट फॉलोड बाय तमिलनाडु, मतलब ये कह रहे हैं तमिलनाडु का सेकंड है अंडर द जनरल कैटेगरी स्टेट्स इन द इंडेक्स। लेकिन दोस्तों ये गलत है, पहला स्थान केरला का नहीं है, पहला स्थान जो है वो ओडिशा का है। पहला स्थान ओडिशा का है, दूसरा स्थान जो है वो तमिलनाडु का नहीं है, इसका है उत्तर प्रदेश का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है आंध्र प्रदेश का। तो फूड सिक्योरिटी में सबसे ऊपर है ओडिशा। तो आंसर यहाँ पे बी तो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट इन्होंने पूछा था। नेक्स्ट, त्रिपुरा टॉप्स अमंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स व्हाइल दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव टॉप अमंग द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैटेगरी। ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है, त्रिपुरा जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में सबसे आगे है। यूटीज के अंदर अगर आप देखोगे, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैटेगरी में सबसे आगे है। तो यहाँ भी आंसर जो है वो क्या होगा, ओनली बी होगा, इनकरेक्ट हमसे पूछा था। तो याद रखना आपने यहाँ पे कि ओडिशा सबसे ऊपर है फूड सिक्योरिटी में, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, तीसरा स्थान जो है वो यहाँ पे किसका है आपके पास, आंध्र प्रदेश का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पे ये भी याद रख सकते हो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में त्रिपुरा जो है वो सबसे आगे है, दूसरे स्थान पे इसमें हिमाचल प्रदेश है, तीसरा जो है वो सिक्किम का है। और तीन यूटीज अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में देखें तो उसमें दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव जो कंबाइन कर दिया गया वो टॉप पे है, दूसरा स्थान पुडुचेरी का है। तो बहुत ही सिंपल हो गया कि कैटेगरी ए याद रखनी है आपने, या आप कह सकते हो कि जनरल कैटेगरी स्टेट्स, और दूसरी हमारे पास स्टेट्स आती हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तीसरी आती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। तो जनरल कैटेगरी में ओडिशा, स्पेशल कैटेगरी में जो है वो त्रिपुरा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली को-ऑथर्ड द रिपोर्ट Harnessing Green Hydrogen Opportunities for Deep Decarbonization in India along with the Rocky Mountain Institution। तो मेन इंस्टीट्यूट है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, जिसने एक रिपोर्ट तैयार की है हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन
कि हाइड्रोजन की हमने खपत को बढ़ाना है, प्रोड्यूस ज़्यादा करना है ताकि इसको एज ए फ्यूल यूज़ कर सकें और इंडिया में कार्बनाइजेशन जो है वो कम कर सकें, डीकार्बनाइजेशन के ऊपर फोकस कर सकें। तो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ वो इंस्टीट्यूट कौन सा है? नीति आयोग। तो आंसर क्या करेंगे? ए। तो एक रिपोर्ट याद रखना है, हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसका मेन मकसद यही है कि ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी बनाई जा सके, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि हम नेट जीरो एमिशन के ऊपर आ जाएंगे। याद रखेंगे, नेट जीरो, या आप कह सकते हो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा इंडिया 2070 तक। ये इंडिया ने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और क्लाइमेट चेंज जो 2021 में मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, उसमें बताया था। तो इंडिया में हाइड्रोजन की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। 2050 तक जो है वो इंडिया में 4 गुना ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन की डिमांड हो जाएगी और ग्लोबल डिमांड भी जो है वो बढ़ सकती है। और क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर अब फोकस हो रहा है, लद्दाख में लगा दिया गया और भी कई जगह पे ये प्लांट्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स को पूरा कर सकती है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स को पूरा कर सकती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज क्रिटिकल टू इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेट जीरो एम्बिशन। तो बहुत जरूरी है इंडिया के नेट जीरो एम्बिशन को पूरा करने के लिए, जो कि 2070 तक हमने करना है। एज पर द यूनाइटेड नेशन द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स रिपोर्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। तो कंबाइंड क्राइसिस, जो कंबाइंड क्राइसिस है बेसिकली कोविड 19 का क्राइसिस हो गया, लेड टू एन एडिशनल डैश टू 95 मिलियन पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2022 एज कंपेयर्ड विद द प्री पैंडेमिक, मतलब कोविड 19 से पहले टाइम पीरियड से पहले। तो आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ही पब्लिश करता है, सबसे पहले तो ये याद रखना है। तो जिस तरह से अब कंबाइंड क्राइसिस लिखा गया, एक तो हो गया दोस्तों पॉलिटिकल क्राइसिस, जैसे यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, यूएसए चाइना का चल रहा है ताइवान के लेके, तो इस तरह का क्राइसिस हो गया, प्लस साथ में हमारे पास हो गया कोविड 19 का क्राइसिस, जिसके कारण जो है वो पॉवर्टी में, गरीबी में और भी लोग जो है वो धकेल दिए जाएंगे। तो जो 17 डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो बिल्कुल भी अचीव नहीं हो पाएंगे। तो उसको, गोल्स को हम अचीव करने से दूरी जो है वो बनाते जा रहे हैं। तो ये दो क्राइसिस या कंबाइंड क्राइसिस जो है वो और भी ज्यादा लोग गरीबी में धकेल देंगे। तो 75 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी में थे, आप कह सकते हो 95, पहले आइडिया था कि 75 मिलियन लोग जो है वो धकेल दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि ऑलरेडी गरीबी बहुत ज्यादा है। तो 93 मिलियन पीपल जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो हैं वो कोविड 19 के चलते 2020 में गरीबी में धकेल दिए गए थे। अब एडिशनल और इतने जो हैं वो चले जाएंगे, 95 मिलियन और चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि 75 मिलियन टू 95 मिलियन पीपल, मतलब इसके आसपास लोग जो हैं वो गरीबी में चले जाएंगे। तो मतलब हमें रोकना होगा इन चीज़ों को, ताकि हम जो हैं वो कोविड 19 के चलते हुए या इन ग्लोबल क्राइसिस के चलते हुए अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट्स को यार ना खत्म करें, उसके साथ कोई समझौता ना करें। एज पर द 2022 एडिशन ऑफ सोफी, सोफी एक आप कह सकते हो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक डेटाबेस इंस्टीट्यूशन है। तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो एक रैंकिंग पब्लिश की गई है, जिसको रैंकिंग को नाम दिया गया है रीपर्पसिंग फूड एंड एग्रीकल्चरल पॉलिसीज टू मेक हेल्दी डाइट्स मोर अफोर्डेबल, रिलीज्ड इन जुलाई 2022। नियरली डैश पीपल आर सीवियरली और मॉडरेटली हंग्री इन 2021। तो एक सोफी, जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, तो उसकी तरफ से एक आप कह सकते हो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर पॉलिसीज के चलते हुए, फूड को रीएलोकेट करते हुए, दोबारा से बांटते हुए अलग अलग कंट्रीज में, हेल्दी डाइट्स को आगे बढ़ाते हुए, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग अभी भी जो हैं वो सीवियरली हंगर में रह रहे हैं, मतलब उनको अभी भी खाना नहीं मिल रहा या थोड़ा बहुत खाना जो है वो उनको मिल रहा है। तो इसमें दोस्तों 2.3 बिलियन पीपल हैं पूरे वर्ल्ड में। तो अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन लोगे 7.9 बिलियन है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डाटा 2021 तक। तो 2.3 बिलियन लोग जो हैं वो इसमें आज भी जो हैं वो आप कह सकते हो सीवियरली या मॉडरेटली हंगर में आते हैं। तो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन जो है वो किसके अंदर आती है, इसके अंदर काउंट की जाएगी। एग्जैक्ट डाटा जो है वो 29.3% का है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 5 यूनाइटेड नेशन एजेंसीज की तरफ से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक आपके पास है यहाँ पे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एक है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, और एक आपके पास है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। और प्रोजेक्शंस ये भी कहती हैं कि 8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लाइक 670 मिलियन लोग जो हैं
वो 2030 तक और हंगर में आ जाएंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल्स को ना अचीव करते हुए, क्योंकि ये टारगेट है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कि 2030 तक हमने हंगर को खत्म करना है। लेकिन दोस्तों ये बढ़ता ही जा रहा है, तो इसको किसी तरह से हमें रोकना होगा। फिर आते हैं फोर्थ ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस रिपोर्ट। फिंडेक्स डेटाबेस रिपोर्ट है, तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है डेटाबेस को लेके, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से पब्लिश की गई है। इंडिया उन 7 कंट्रीज में आता है जिसमें आज भी जो अडल्ट्स हैं वो बैंकिंग फैसिलिटीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे या बैंकिंग फैसिलिटीज उनको नहीं मिल रही हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस रिपोर्ट, फोर्थ रिपोर्ट है ये। तो इसमें इंडिया के कितने लोग 1.4 बिलियन पीपल इन इंडिया जो है वो आज भी फॉर्मल बैंकिंग से वंचित हैं। ये आप कह सकते हो कि ये रिपोर्ट जो है वो कोविड-19 को लेके भी मद्देनजर रखी गई है। तो इंडिया उन 7 कंट्रीज में आ जाता है, मतलब हाफ ऑफ द वर्ल्ड 1.4 मिलियन अडल्ट्स जो हैं वो फॉर्मल बैंकिंग की सुविधाओं को नहीं लेके पा रहे हैं। खास करके सब सहारन अफ्रीका वाला एरिया, जिसमें ऑलमोस्ट जो 15 से 24 साल के लोग हैं वो बैंकिंग फैसिलिटीज को बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये 7 कंट्रीज, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अगर इन 7 में से इन 4 कंट्रीज को मिला लिया जाए तो ये सबसे बड़ी पॉपुलेशन को कवर करते हैं। अदरवाइज बांग्लादेश, इजिप्ट और नाइजीरिया, टोटल ये 7 कंट्रीज हैं जो कि 54% पॉपुलेशन या 740 मिलियन लोग जो हैं वो अनबैंक्ड पॉपुलेशन का आते हैं, अनबैंक्ड पॉपुलेशन का। तो फिंडेक्स रिपोर्ट ये दर्शा देती है कि कितना हम डिजिटल हो चुके हैं। जिस तरह से हम डिजिटल की बात करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो बैंकिंग सुविधाओं को ही नहीं ले पा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमें इसके ऊपर फोकस जो है वो करना होगा। तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल पॉपुलेशन जो विदाउट फॉर्मल बैंकिंग है वो इंडिया में ही है। ऑलमोस्ट 130 मिलियन लोग जो हैं वो अभी भी जो हैं वो इसको नहीं लेके पा रहे हैं, मतलब आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन 130 मिलियन शेयर जो है वो अनबैंक्ड पॉपुलेशन का है। नेक्स्ट आते हैं एज पर दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फॉर 2022। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बहुत बार पूछा जाएगा आपको। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है और इंडिया का रैंक इसमें कौन सा है 146 कंट्रीज में से, और कौन सी कंट्री ने इस इंडेक्स के अंदर टॉप किया है 12वीं बार लगातार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 2 चीजें हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इंडिया का रैंक बहुत ही पीछे है, 135 रैंक है इंडिया का, और सबसे अच्छा कंट्री जो जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड करता है वो आइसलैंड है। तो याद रखना है इंडिया का जो स्कोर है वो 0.629 है, 0 से लेके 1 के बीच में, लेकिन इंडिया जो है वो 135 नंबर पे 146 कंट्रीज में से। ये बहुत ही आप कह सकते हो बड़ी बात है। जिस तरह से हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो इंडिया का रैंक इसमें बहुत ही लो है। तो आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसमें ऑलमोस्ट 91% इक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और ये 12वीं बार लगातार इसमें आया है। और दूसरा स्थान दोस्तों इसमें फिनलैंड का है, और तीसरा स्थान जो है वो नॉर्वे का है। तो आपने याद रखना है ये कंट्रीज जो है वो टॉप पे हैं। और इंडिया अगर अपनी नेबरिंग कंट्रीज में देखोगे ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया। लाइक बांग्लादेश बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जेंडर इक्वालिटी के अंदर रैंक 71 है दोस्तों। नेपाल का रैंक 96 है। श्रीलंका के हालात आप देख रहे हो, फिर भी उसका रैंक 110 है। और मालदीव्स का आप रैंक देख सकते हो 117, भूटान का 126 है, और ईरान का आप कह सकते हो जो इंडिया के पास है 143 है, पाकिस्तान का आप कह सकते हो 145 है, और अफगानिस्तान का 146 है। मतलब वर्स्ट कंट्रीज अगर आप देखोगे इंडिया के आसपास तो वो ये कंट्रीज आपको मिलेंगे, और लास्ट कंट्री अफगानिस्तान है क्योंकि 146 कंट्री है। और अगर आप रीजन वाइज देखोगे तो साउथ एशिया जो है वो सबसे लोएस्ट पायदान पे है, सबसे लोएस्ट पायदान पे है। और इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी जो है मेन और वुमेन दोनों की कम हुई है आगे से, कोविड-19 के चलते हुए कह सकते हो। लेकिन इंडिया का रैंक यार बहुत पुअर है। तो आपने याद रखना है 146 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक 135, टॉप कंट्री जो है वो इसमें आइसलैंड है। तो वो आपको कंफ्यूज करेंगे आयरलैंड के साथ, याद रखना है आइसलैंड जो है वो टॉप पे है। Which of the following Indian places were listed among the 50 extraordinary destination to explore? 50 ऐसी जगहों की लिस्ट बनाई है टाइम्स मैगजीन की तरफ से, जिसको एक्सप्लोर करना, जिसको देखना बहुत जरूरी है, और ये वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्लेसेस लिस्ट में उन्होंने शामिल किया है।
तो 50 ऐसी जगहों में इंडिया की 2 जगहें जो है वो शामिल हैं। एक तो दोस्तों अहमदाबाद शामिल है, एक केरला शामिल है। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। तो टाइम मैगजीन की तरफ से वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्लेसेस में अहमदाबाद और केरला को शामिल किया गया है। ये 50 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशन है। और आपने याद रखना है कि अहमदाबाद जो है वो यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर भी शामिल है। और ऐसे और भी जगह उन्होंने इंक्लूड की हैं, जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इन्होंने शामिल किया है, ट्रांस भूटान रेल को शामिल किया इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को शामिल किया और भी कई जगहों को इन्होंने शामिल किया। लेकिन आपने इस स्टैटिक क्वेश्चन को इतना ही याद रखना है। Which of the following points are or is incorrect with respect to the India ranking 2022 ranking of higher education institution on performance released by the Ministry of Education? तो हायर एजुकेशन की एक रैंकिंग रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो हम पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है उसमें इनकरेक्ट है। द इंडिया रैंकिंग 2022 वाज प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसको रिलीज किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, लेकिन इसको बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? NIRF के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है IIT मद्रास टॉप्स इन द ओवरऑल कैटेगरी फॉर द 4th consecutive ईयर फॉलोड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु। तो इसका मतलब ये भी पॉइंट सही है बिल्कुल, क्योंकि ओवरऑल कैटेगरी मतलब सारे, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल हो, कोई भी हो, ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास टॉप करता है चौथे साल लगातार, और दूसरा स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दिया गया है। बिल्कुल आप इसको याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप करता है 7वीं बार लगातार। दूसरा स्थान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का है। बिल्कुल सही, तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। चौथा है IIT दिल्ली वाज टॉप इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी फॉर द 7th consecutive टाइम फॉलोड बाय IIT कानपुर। ये स्टेटमेंट गलत है, IIT दिल्ली नहीं आएगा दोस्तों, इसमें IIT मद्रास ही आएगा। तो ये 4 स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो IIT मद्रास इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी टॉप पे है, ओवरऑल कैटेगरी में भी टॉप पे है, दोनों में टॉप पे है। मेडिकल में अगर आप देखोगे वो आपके पास आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो आप कह सकते हो एम्स जो हमारे पास है वो इस बार जो है वो मेडिकल एजुकेशन में टॉप करता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो वो टॉप करता है। दूसरे स्थान पे आता है PGI चंडीगढ़ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो है मेडिकल एजुकेशन का रिसर्च का, चंडीगढ़ में उसका दूसरा स्थान है। तो अब देखो मेडिकल एजुकेशन में आपको पता लग गया, इंजीनियरिंग कैटेगरी में पता लग गया, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पता लग गया और ओवरऑल कैटेगरी में पता लग गया। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। As per the addressing the cost of living crisis in developing countries, poverty and vulnerability projections and policy responses report released by United Nations Development Program, nearly dash people in the developing world have fallen into the poverty। तो जिस तरह से कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ता जा रहा है अलग अलग कंट्रीज में, पॉवर्टी जो है वो बढ़ती जा रही है, वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है, कैटेगरीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, आप कह सकते हो पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत कंट्रीज का चल रहा है, कोविड-19 का चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पॉवर्टी के अंदर जा चुके हैं। अभी हम पीछे भी बात कर रहे थे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के कारण जो लोग डेवलपिंग कंट्रीज में जो है वो गरीबी रेखा में आ रहे हैं वो कितने हैं? ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग के कारण है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के कारण 71 मिलियन पीपल जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं, मतलब वो गरीबी में धकेले जा रहे हैं। तो आप कह सकते हो रशिया की यूक्रेन के अंदर इन्वेजन हो रही है जो कि फरवरी 2022 में स्टार्ट हो गई थी। ये मेन कॉज माना जा रहा है, जिसमें फूड प्राइसेस बढ़ गए हैं और एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब ये बढ़ गए हैं, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ गया है। कॉस्ट इसके कारण भी काफी लोग जो है वो गरीबी रेखा में चले गए। और अगर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की माने तो 51.6 मिलियन और भी लोग जो हैं वो इस पॉवर्टी के अंदर अगले 3 महीने के अंदर आ जाएंगे, अगर रशिया यूक्रेन की वॉर जो है वो ऐसे ही चलती रही। और अगर आप इन्हीं की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखोगे, पुरानी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो 9% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा के अंदर आती है, मतलब $3.2 वो हर रोज नहीं कमा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने लोग जो है वो आज भी गरीबी रेखा के अंदर आएंगे। तो एड्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग के कारण 71 मिलियन पीपल जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बिराक रिपोर्ट का नाम है इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022, जो कि अभी रिलीज की गई है जुलाई में। इंडिया की बायो इकोनॉमी जो है वो $150 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ये कौन से ईयर तक पहुंचेगी?
क्योंकि ये जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल रिपोर्ट है, इसने 2030 का भी प्रेडिक्ट किया है और साथ में 2025 का भी प्रेडिक्ट किया है। 2025 तक जो है वो 150 बिलियन पहुंच जाएगी डॉलर, और 2030 तक जो है वो हम 300 बिलियन डॉलर बायो इकोनॉमी जो है वो इंडिया की बना देंगे। तो 150 बिलियन पूछा है तो 2025 तक, 300 बिलियन पूछा होता तो 2030 तक। तो 300 बिलियन याद रखना है, 30 से 30 याद रखना है, तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। 2030 तक बायो इकोनॉमी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट रिलीज की है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह जी ने। और इस रिपोर्ट के अंदर स्पेशली बताया गया है कि किस तरह से हम बायो इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, किस तरह से उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो हम उसके ऊपर रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, और कई स्टार्टअप्स को इसके अंदर जो है वो सरकार सहायता प्रदान कर रही है। मतलब 50-50 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सरकार 25 स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इन्होंने स्पेशली एक बायोटेक इग्निशन ग्रांट सेल जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए बनाया, ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बायो इकोनॉमी को डेवलप कर सकें। तो इंडिया की बायो इकोनॉमी जो है वो 2021 में 80 बिलियन डॉलर तक थी, 80 बिलियन डॉलर तक, जो कि 2020 में आप कह सकते हो कि सिर्फ 70.2 बिलियन डॉलर तक थी। मतलब ऑलमोस्ट 10 बिलियन डॉलर तक जो है वो इसका राइज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, 2022 में रिलीज किया गया हेनले एंड पार्टनर्स की तरफ से। तो आपको पता ही यार कौन सा कंट्री जो हो पहले रैंक पे होगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा है। तो हर बार जो टॉप कंट्री होती है वो जापान होता है, क्योंकि जापान जो है वो बहुत सी कंट्रीज को ऑन अराइवल वीजा जो है वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब बिना किसी रोक टोक के उस कंट्री में एंटर कर सकते हो। ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट जो है वो कौन सी कंट्री का है, जापान का। और 193 कंट्री ऐसी हैं जिसमें आप बिना कोई रोक टोक के जो है वो जा आ सकते हो। लेकिन टॉप स्थान जो है वो जापान का जरूर है, दूसरा स्थान जो है वो सिंगापुर का और साउथ कोरिया का है। ये इकट्ठा है, दूसरा स्थान जो है वो दो कंट्रीज ने इकट्ठा शेयर किया है। नाउ अब बात आती है कि इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा है। इंडिया का रैंक 87th है, याद रखना है 87th रैंक है। और इंडिया कौन सी दो कंट्रीज के साथ अपना रैंक शेयर करता है, एक तो तजिकिस्तान के साथ शेयर करता है और दूसरा जो है वो मॉरिटानिया के साथ शेयर करता है। याद रखना है, मॉरिटानिया के साथ इंडिया रैंक शेयर करता है। ये दो कंट्री आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया, मॉरिटानिया और तजिकिस्तान जो है वो 60 ऐसी कंट्रीज के साथ जो है वो आप कह सकते हो ऑन अराइवल वीजा प्रोवाइड करते हैं, या 60 कंट्रीज में आप आराम से घूम सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान अगर आप देखोगे वो 4th वर्स्ट पासपोर्ट आता है पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग, क्योंकि उनका रैंक जो है वो 109 नंबर पे है, 109th नंबर पे है। एक रैंक जो है वो यमन का ऊपर है, लेकिन अगर आप कह सकते हो यमन जो है वो यहाँ पे है, और 3 रैंक्स अबव इराक, सीरिया और अफगानिस्तान। सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान का है। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। 4th वर्स्ट पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का है, इंडिया का 87th है, टॉप जापान है। इंडिया किस किस के साथ शेयर कर रहा है, तजिकिस्तान के साथ और मॉरिटानिया के साथ। ये आपको क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आते हैं, इन्होंने पूछा है फिर से इनकरेक्ट, और ये है तीसरा एडिशन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का, जो कि नीति आयोग की तरफ से जुलाई 2022 में रिलीज किया गया। तो देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। महाराष्ट्र जो है वो टॉप करता है मेजर स्टेट कैटेगरी में तीसरे एडिशन में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। दूसरे स्थान पे केरला है, तमिलनाडु है। तो पहली स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मेजर स्टेट्स कैटेगरी में महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटका जो है वो टॉप करता है मेजर स्टेट्स कैटेगरी के अंदर। और आपने साथ में याद रखना है दूसरा स्थान इसमें तेलंगाना को दिया गया है, ना कि केरला को, तेलंगाना लिख सकते हैं। और तीसरा स्थान जो है वो इसमें दिया गया है किसको, हरियाणा को। तो ये आपने याद रखना है। तो टॉप स्टेट्स कौन सी होगी, कर्नाटका, तेलंगाना और हरियाणा, ये टॉप स्टेट्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो होगी गलत। अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हिली स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी के अंदर मणिपुर टॉप करता है बेस्ट परफॉर्मर, और दूसरा स्थान है उत्तराखंड का, तीसरा स्थान है मेघालय का। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। हिली स्टेट्स और यूटीज कैटेगरी के अंदर, हिली स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी के अंदर मणिपुर टॉप करता है उत्तराखंड और मेघालय के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका, बी तो सही ही है। यूनियन टेरिटरीज और सिटी स्टेट्स में चंडीगढ़ टॉप परफॉर्मर है, दूसरा स्थान दिल्ली का है, ये भी सही है। तो इसका मतलब आपने याद रखना है कि जो मेजर स्टेट्स कैटेगरी है उसमें कर्नाटका टॉप पे है, जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स वाली कैटेगरी है उसमें मणिपुर टॉप पे है, जो यूटी वाली कैटेगरी है उसमें चंडीगढ़ जो है वो टॉप करता है। तो ये इंडेक्स जो है वो नीति आयोग की तरफ से पब्लिश किया गया है, और इसमें
आप कह सकते हो कि अलग अलग स्टेट्स का डाटा इकट्ठा किया गया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को भी लिया गया, साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की रिपोर्ट ली गई और इसको रिलीज किसने किया है? इसको रिलीज किया गया है सुमन बेरी की तरफ से। तो याद रखना है, सुमन बेरी की तरफ से इसको रिलीज किया गया, जो कि कौन है? वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? इसका इनकरेक्ट पूछा है तो इसका मतलब ओनली ए आंसर आएगा, वन आंसर होगा इसका। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कर्नाटका टॉप, तेलंगाना दूसरा, हरियाणा जो है वो तीसरे स्थान पे है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट रिलीज की है, डिजिटल बैंक्स ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया? तो रिपोर्ट को देखने में लग रहा है कि ये रिपोर्ट रिलीज की गई होगी आरबीआई की तरफ से, लेकिन नहीं, ये रिपोर्ट रिलीज की गई है नीति आयोग की तरफ से। तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं सुमन बेरी जी, नाम याद रखेंगे क्योंकि रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है, और इसके सीईओ भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं परमेश्वरम अय्यर। तो उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। तो इसमें बताया गया है कि क्या रोड मैप होगा कि आगे बैंकिंग सिस्टम को किस तरह से हम बढ़ाएंगे, क्योंकि डिजिटल बैंक्स बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से रेगुलेट करेंगे। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो नीति आयोग की तरफ से इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है और इस रिपोर्ट के तहत डिजिटल बिजनेस जो है वो बैंक्स का बढ़ रहा है, तो इसलिए हमें जो है वो कम से कम मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 20 करोड़ तो रखनी होगी, वो भी रिस्ट्रिक्टेड फेस में। और जैसे ही प्रोग्रेस हो जाता है फिर हम इसको बढ़ा के डिजिटल बिजनेस बैंक्स को 200 करोड़ तक ले आएंगे। लेकिन आपने कुछ याद रखना, बस रिपोर्ट का नाम जो है वो याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट है ये। इसमें एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो 14.9% तक हो जाएगी, कौन से साल तक? और यूथ पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी 2036 में, कितने तक हो जाएगी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डाटा, क्योंकि इसमें हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो आ जाता है, क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, यूथ पॉपुलेशन कम हो रही है, 2036 तक को ये आंका गया है। तो एल्डरली पॉपुलेशन 14.9% हो जाएगी 2036 तक, ये कहा गया है, और यूथ पॉपुलेशन जो 22.7% तक पहुंच जाएगी 2036 तक। तो 3 जो है वो आंसर होगा। तो 2021 से लेकर 36 तक का हमारे पास डाटा आया है कि 14.9% हमारे पास एल्डर पीपल होंगे और 22.7% हमारे पास जो है वो क्या होगा? हमारे पास यूथ पॉपुलेशन होगी। क्योंकि अगर आप पुरानी रिपोर्ट देखोगे 1991 से लेकर 2016 तक की, तो उसमें यूथ पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई थी, यूथ पॉपुलेशन जो है वो 26.6% इंक्रीज हुई थी। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि क्या हो जाएगी? यूथ पॉपुलेशन कम हो जाएगी, 22.7% हो जाएगी। और एल्डरली पॉपुलेशन भी उसमें देखा गया था बड़ी थी, लेकिन अभी भी जो है वो बढ़ेगी एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से। तो आप कह सकते हो कि इंडिया पॉपुलस स्टेट तो है ही है, मतलब पूरा पॉपुलस कंट्री है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन मात्रा बढ़ रही है। 2023 तक हम शायद क्रॉस भी कर जाएं चाइना को, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली जो स्टेट्स हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल, इसमें यूथ पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस यूथ पॉपुलेशन के ऊपर अगर इफेक्ट पड़ता है तो मतलब ओवरऑल इंडिया की यूथ पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट जो है वो पड़ जाएगा। तो केरला, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट्स में एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही हैं। तो ये भी आप कह सकते हो कि एक बड़ा सोचने का जरिया है। आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि अगर एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ वाइज जो है वो इंडिया इंप्रूव कर रहा है, ये भी तो हम इसका आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो सबसे लोएस्ट है वर्ल्ड में, वन ऑफ द लोएस्ट है, एज विद डैश पर कैपिटा। तो हम कितना का इन्वेस्ट जो है वो कर रहे हैं पर कैपिटा बेस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर? तो दोस्तों ये सिर्फ $43 है, बहुत ही कम है, $43। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की तरफ से इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की एक रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है कि $43 हम पर कैपिटा के बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया सबसे लोएस्ट है, ब्रिक्स कंट्रीज में भी, एशियन कंट्रीज में भी। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। तो इसलिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का रिसेंटली 3rd एडिशन जो है वो जारी किया गया है और 66 इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए उसको जारी किया गया, और हम ऑलरेडी बात उसके बारे में कर चुके हैं। Which of the following points are correct with respect to the electricity market report as of जुलाई 2022? करेक्ट पूछ लिया, अभी तक जितने भी क्वेश्चन के इनकरेक्ट पूछा था तो करेक्ट पूछा है। तो पहला है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से जारी की गई, बिल्कुल सही है, ये इसकी तरफ से जारी किया गया है। नेक्स्ट, द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ इज फॉलिंग ड्रास्टिकली इन 2022 और 23, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो आगे जाके जो है वो क्या होगी 2022-23 में कम होगी।
क्योंकि हम जो हैं वो आप कह सकते हो कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि हम सोलर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, विंड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो आगे जाके क्या होने वाली है, कम होने वाली है, लेकिन फिर आगे जाके शायद ये बढ़ सकती है। और आईईए ने यह भी कहा है कि इंडिया की एनुअल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो 6% से 7% होगी, केवल इंडिया में बढ़ेगी, और 5% ग्रोथ जो है वो देखी जाएगी 2023 में भी। तो ये फोरकास्ट भी बिल्कुल आईईए का सही है। तो सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को पढ़ लें, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑल ए बी सी। तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो आप देख सकते हो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सेट टू स्लो इन 2022 और 23। अकॉर्डिंग टू द एक्सपैट इनसाइडर 2022 रैंकिंग, जो कि इंटरनेशंस की तरफ से पब्लिश की गई है, इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक कौन सा है आउट ऑफ 52 नेशंस, वाइल डैश हैज टॉप द एक्सपैट इनसाइडर 2022 रैंकिंग। तो टॉप कंट्री कौन सा है, इंडिया का रैंक कौन सा है एक्सपैट इनसाइडर के अंदर। तो एक्सपैट को आपने समझना है एक्सपैट्रिएट। तो एक्सपैट्रिएट अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर आप हो इंडिया से, लेकिन आप इंडिया से बाहर रहना स्टार्ट कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपार्टिएट। तो एक्सपार्टिएट अगर देखोगे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंडिया से अलग अलग कंट्रीज में मूव कर रहे हैं, तो इंडिया का रैंक इसमें 36 नंबर पे है। और टॉप कंट्री कौन सी है इसमें, मैक्सिको, क्योंकि मैक्सिको से यूएसए में बहुत जाते हैं लोग, जिसके कारण जो है वो ये एक्सपैट इनसाइडर में पहले स्थान पे है। तो 52 में इंडिया जो है वो 36 नंबर पे है, मैक्सिको टॉप पे है। और मैक्सिको के साथ आप कह सकते हो दूसरा स्थान इंडोनेशिया का है, तीसरा स्थान जो है वो ताइवान का है, और सबसे जो नीचे है वो कुवैत है। कुवैत का स्थान जो 52nd है, वर्स्ट कंट्री है जो एक्सपैट्स के अंदर है, मतलब सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो आप कह सकते हो मूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप ये भी कह सकते हो कि मैक्सिको में लोग ज्यादा आते हैं इसके कारण, ताकि वो यूएसए में मूव कर सके। कुवैत में लोग आते हैं लेकिन जाना यहां से थोड़ा सा मुश्किल है, इस तरह से भी आप इसको ले सकते हो। यूएसए का रैंक जो है वो 14th है, कनाडा का 23rd है, चाइना का 33 है, इंडिया जो है वो इजिप्ट और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है, इंडिया का रैंक 36 है। बस इतना कि याद रखें कि इंडिया का रैंक 36 है, टॉप कंट्री जो है वो मैक्सिको है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये था हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स का डाटा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमें जो है वो टेलीग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।